नमस्कार सर सभी को। मैं शुभेंदु शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं एसआरएम बिजनेस स्कूल लखनऊ की तरफ से। और आज ही क्लास हम लोगों की बिजनेस स्टैट्स की है। और पिछली क्लास को अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा स्टैट्स के बारे में पढ़ा था। स्टैट्स के में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उनको देखा था। कौन कौन सा सिलेबस बेसिकली है शुरुआत की यूनिट्स का हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया। एंड देन उसके बाद एक पॉइंट ऐसे भी आए, 2-3 क्वेश्चंस को हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ में सॉल्व भी किया था। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बताया भी था, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अपना एक रजिस्टर जरूर बना लें, सो दैट जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसको आप लोग अल्टरनेट साथ साथ में करते भी रहें। और कोई भी क्वेरी आती है तो आप लोग यहाँ पर चैट बॉक्स में या क्वेश्चन आंसर बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे हैंड ओवर करते हैं माइक टुवर्ड आवर एक्सपर्ट रुस्ता मैम को, और आज की क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू। ओवर टू रुस्ता मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा स्टैट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने कुछ टर्म्स को डिफाइन किया था कि वो टर्म्स क्या क्या हैं। तो जैसे बेसिकली हमने बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा क्या होता है, और सीरीज कौन कौन सी थी, इंडिविजुअल सीरीज है और तुम्हारा डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है। तो इन टर्म्स के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि स्टैट्स क्या है और उस स्टैटिस्टिक्स में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स को बिजनेस स्टैट्स में स्टैटिस्टिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन डिस्क्रिप्टिव, descriptive statistics and second one inferential statistics. सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने जो टर्म्स आ रहे हैं इनको नोट करते रहें और इनको बाद में फिर से रिवाइज भी किया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो एक चीज है, अगर हम क्लास ले रहे हैं, जिस भी दिन बिजनेस स्टैट्स की क्लास हो रही है उस दिन आप लोगों के पास एक रजिस्टर, पेन और एक कैलकुलेटर जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो विदाउट कैलकुलेटर आप कैलकुलेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो रजिस्टर और कैलकुलेटर 2 चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई भी क्वेरी आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो वो उसी टाइम पे हैंड रेज करके या चैट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकता है। मैं तुरंत उसी जगह पे वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, तभी आगे की तरफ मूव करूंगी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेसिकली वो स्टैटिस्टिक्स होती है जिसमें कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, समराइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बेसिस पे हम डेटा को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि वो डेटा क्या कह रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का जो प्रोसेस है बेसिकली इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको समराइज करते हैं, समराइज करने के बाद उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा, देन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो ये 3 स्टेप्स हम करते हैं वो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। बेसिकली हमने लास्ट टर्न पे भी डिस्कस किया था कि कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा 2 तरीके का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा को हम और कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। तो कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद डेटा को ग्रुप्स में या एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे समराइज करते हैं, जिसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जब प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। Basically, this is a method of representing a data in the form of representation. डेटा को रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में जो कन्वर्ट करने का मेथड होता है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी यहीं पे वो तुरंत क्वेश्चन रेज कर सकता है
कि व्हाट इज अबाउट द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये पोर्शन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। Measures of central tendency, and second one, measures of dispersion. ये दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें बेसिकली हम मीन, मीडियन, मोड की बात करते हैं और उससे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल डिस्पर्शन में क्या होता है, बेसिकली उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, ये सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है मेजर्स। अभी हम इसको बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम सिलेबस पे नहीं है, हम वो टर्म्स और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हम सिर्फ उन्हीं के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें कि तुम्हारा आता है मीन, मीडियन एंड मोड, जो कि हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में बेसिकली आता है रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये टर्म्स आते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, मेथड होता है डेटा को कलेक्ट करने का, डेटा को समराइज करने का और समराइज करने के बाद डेटा को रिप्रेजेंट करने का, जिसके बेसिकली दो मेथड्स हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम मीन, मीडियन एंड मोड को कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पे हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें बेसिकली हम रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं और उसके बेसिस पे हम डेटा को नेक्स्ट हमने बताया था इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो मेथड होता है जिसमें हम स्मॉल सैंपल के बेसिस पे एक लार्ज सैंपल को या लार्ज पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, तो वो कहलाता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हमने लास्ट क्लास में सैंपल और पॉपुलेशन पे डिस्कशन किया था। हमने बताया था कि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्टडी, ठीक है, उस एरिया, उस स्टडी का पार्ट, स्टडी का वो पार्ट या स्टडी में वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जिनको पे हम स्टडी करना चाहते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉपुलेशन। लेकिन चूंकि पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है तो उसका एक हम छोटा सा पार्ट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल। तो सैंपल के बेसिस पे हम पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, तो दैट मेथड इज कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अगर हम पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे तो दैट मेथड इज कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जो कि पूरा एजम्पशंस पे बेस्ड होता है, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि सैंपल के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनको हम प्रूव करते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और यही रहेंगे, तभी हम बताते हैं कि पॉपुलेशन के भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो बेसिकली ये सारी चीजें इसमें हम एजम्पशंस को मान करके प्रूव्ड करते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए वो यहाँ पे क्या होता है,
इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में तब हमारे पास टेस्ट आते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट टेस्ट होता है स्मॉल सैंपल टेस्ट, सेकेंड है लार्ज सैंपल टेस्ट, थर्ड है काई स्क्वायर टेस्ट, दैट इज कॉल्ड काई स्क्वायर, and fourth one is ANOVA या F टेस्ट, F टेस्ट जो कि आप लोग आगे अपनी स्टैट्स में पढ़ोगे। फर्स्ट वन है स्मॉल सैंपल टेस्ट, जब सैंपल बहुत स्मॉल होता है तो उस केस में हम स्मॉल सैंपल टेस्ट यूज करते हैं। स्मॉल सैंपल का मतलब हुआ अगर सैंपल का साइज n, सैंपल के साइज को n से डिनोट करते हैं, अगर ये n इज लेस देन और इक्वल टू 30 तो उस केस में स्मॉल टेस्ट अप्लाइड होता है। अगर हमने सिर्फ 30 ऑब्जर्वेशंस लेके उन पे स्टडी को परफॉर्म किया या 30 से कम ऑब्जर्वेशंस लेके उन पे स्टडी परफॉर्म किया तो वहां पे हमेशा स्मॉल सैंपल टेस्ट का केस आता है। ठीक है, लार्ज सैंपल टेस्ट के केस में n इज ग्रेटर देन 30, n अगर ग्रेटर देन 30 हो जाता है तो उस केस में हम लार्ज सैंपल टेस्ट यूज करते हैं। स्मॉल सैंपल टेस्ट को हम टी टेस्ट भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टी टेस्ट। लार्ज सैंपल टेस्ट n इज ग्रेटर देन 30, अगर n की वैल्यू 31 हो गई तो वो हमारा लार्ज सैंपल हो गया। तो लार्ज सैंपल के केस में हम Z टेस्ट को यूज करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड लार्ज सैंपल टेस्ट और इट इज Z टेस्ट। ये दोनों टेस्ट हम तब यूज करते हैं जबकि डेटा हमारा जो होता है क्वांटिटेटिव डेटा हो। जब क्वांटिटेटिव डेटा होगा तो उस केस में स्मॉल सैंपल टेस्ट या लार्ज सैंपल टेस्ट यूज होगा, और वो तब होगा अगर स्मॉल सैंपल टेस्ट जब n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 30 है तो स्मॉल सैंपल टेस्ट, लेकिन अगर n की वैल्यू 30 से एक्सीड कर गई तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा और उस केस में हमारा कौन सा टेस्ट यूज हो जाएगा, Z टेस्ट। डेटा किस टाइप का होना चाहिए, क्वांटिटेटिव। लेकिन डेटा जब क्वालिटेटिव है, जब क्वालिटेटिव डेटा होगा तो वहां पे काई स्क्वायर टेस्ट यूज होता है, क्योंकि इस डेटा को हम नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, इनको हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जहां फ्रीक्वेंसी का टर्म्स यूज हो जाएगा वहां पे हम काई स्क्वायर से टेस्टिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं। टेस्टिंग का मतलब होता है एनालिसिस करना, और इन्फरेंशियल में हम बेसिकली सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन को क्या करते हैं, एनालाइज ही करते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट हो गया। अब जब एफ टेस्ट की बात हमने कही, जब 2 से ज्यादा सैंपल्स हो जाते हैं, मोर देन 2 सैंपल्स, अगर मोर देन 2 सैंपल का केस है, जैसे हमने कहा एक सैंपल X है, एक Y है, एक Z है, और हमको इन तीनों के बीच में कंपैरिजन करना है, एनालाइज करना है कि कौन सा सैंपल बेस्ट है, तो उस केस में हमारा कौन सा टेस्ट यूज होगा, F टेस्ट। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो मेथड होता है जिसमें हम सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एजम्पशन सैंपल के बेसिस पे हम पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, और इस केस में हम क्या करते हैं, ये टेस्ट यूज करते हैं, और वो टेस्ट जो होते हैं वो एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं। पहला टेस्ट होता है स्मॉल सैंपल टेस्ट, जिसको कि हम टी टेस्ट भी बोलते हैं। ये टेस्ट तब यूज होता है, नाम ही है स्मॉल सैंपल, जबकि सैंपल का साइज लेस देन 30 या 30 के
सॉरी 30 के इक्वल हो, तब वहां पे हम स्मॉल सैंपल टेस्ट यूज करेंगे। जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल ले लेना है टी टेस्ट का, कि कैसे वहां पे हम जानेंगे कि टी टेस्ट अप्लाई होगा। हमने कहा कि एक क्लास में बेसिकली हमें क्लास के स्टूडेंट्स की या कॉलेज के स्टूडेंट्स के मार्क्स की एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो मार्क्स हमने कहा, लेकिन कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम सारे बच्चों की एनालिसिस ना करके हमने कहा अगर हम डिपार्टमेंट वाइज या एक डिपार्टमेंट के 20 बच्चों के मार्क्स की एनालिसिस कर लें, तो हम फिर पूरे कॉलेज के बच्चों के मार्क्स की का एवरेज बता सकते हैं। तो हमने कहा 20 बच्चों के मार्क्स, तो x इज इक्वल टू दैट इज ऑब्जर्वेशन, और x में वो 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाएंगे, जैसे 10 है, 16 है, 19 है, 20 है, 11 है, 10 है, 5 है, 6 है, ऐसे करके 20, n इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स। यहाँ पे n कितना है, 20 है, जो कि 30 या 30 से कम है, तो स्मॉल सैंपल हुआ। तो अगर हमको एनालिसिस करनी है, कंपैरिजन करना है, तो उस केस में हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, स्मॉल सैंपल टेस्ट। फिर अगर हम यहीं पे कह दें कि हमें 50 बच्चों के मार्क्स की एनालिसिस करनी है, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 50 स्टूडेंट्स के हमको मार्क्स चाहिए, तो n इज इक्वल टू 50 हुआ, दैट मीन्स n इज ग्रेटर देन 30। तो उस केस में हमारा कौन सा टेस्ट यूज होगा, Z टेस्ट यूज होगा। फिर हमने कहा काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, हमने बोला था ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है। हमने कहा कि हमें क्लास में इंटेलिजेंस बच्चों की एनालिसिस करनी है, तो इंटेलिजेंसी को हम नंबर्स में नहीं काउंट कर सकते हैं कि वो 10 नंबर की उसकी इंटेलिजेंसी है या 20 मार्क्स की उसकी इंटेलिजेंसी है। हम ये कहेंगे या तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, या तो वो कम इंटेलिजेंट है, या तो वो एवरेज है। तो उस केस में क्या हुआ, फिर हम ये देखेंगे एवरेज में कितने बच्चे आ रहे हैं, एक्सीलेंट में कितने बच्चे जा रहे हैं, और बिलो एवरेज कितने बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टर्म्स आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी का टर्म एराइज हो गया। जब फ्रीक्वेंसी का टर्म एराइज हो गया, तो कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, काई स्क्वायर टेस्ट। फिर नेक्स्ट है एफ टेस्ट, जहाँ की हमने एग्जांपल दिया था कि अगर 3 सैंपल हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है, तीनों सैंपल के बीच में हमको कंपैरिजन करना है, तो उस केस में हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, एफ टेस्ट। तो ये टेस्ट है, हमने सिर्फ ये बताया है कि उनको हम किस केसेस में अप्लाई करेंगे, उनका बेसिक एजम्पशन क्या है। अभी हमने एप्लीकेशन नहीं बताया है, हमने सिर्फ उनका एजम्पशन बताया है कि अगर स्मॉल सैंपल साइज है या n इज लेस देन और इक्वल टू 30 है, तो वहां पे स्मॉल सैंपल टेस्ट अप्लाई होगा, और वहां पे उसको हम टी टेस्ट भी बोलते हैं। जब सैंपल साइज की वैल्यू ग्रेटर देन 30 हो जाएगी, तो वहां पे लास्ट सैंपल टेस्ट यूज होगा, और लास्ट सैंपल टेस्ट को हम Z टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टर्म एराइज होगा, क्वालिटेटिव डेटा की बात आएगी, तो वहां पे हम एनालिसिस हमेशा काई स्क्वायर टेस्ट से ही करते हैं, तो काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। जब मोर देन 2 सैंपल्स, ये सारे टेस्ट 2 सैंपल्स के लिए यूज होते हैं, लेकिन जब मोर देन 2 सैंपल्स की बात आ जाती है, तो वहां पे हमारा एप्लीकेशन चेंज हो जाता है और हम एफ टेस्ट को अप्लाई करते हैं। इतने में अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है, डाउट है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो वो क्वेश्चन एराइज कर सकता है।
and mode. Measures of dispersion में basically हम range, जो basic dispersions होते हैं उनको हम बोलते हैं range, standard deviation, and variance. ये हम चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे टर्म आया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो व्हाट डू यू मीन बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? ठीक है, हमने बात कही कि हम यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को समराइज करते हैं और डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और उस रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए उसका नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है हमें उस डेटा का सेंट्रल पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसके अराउंड सारी वैल्यूज क्या करती हैं, लाई करती हैं। एक वो पॉइंट कैलकुलेट करना है जिसके अराउंड सारी वैल्यूज लाई करें। एक सिंपल सा एग्जांपल, क्लास में अभी तक जब भी तुम लोगों ने क्लास अटेंड करी है या क्लास करी है नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक, ठीक है, हो सकता है ग्रेजुएशन में ना हो, लेकिन नर्सरी से लेके 12th तक के क्लास में क्या होता था, क्लास मॉनिटर होता था जो कि उस क्लास की उन सारी चीजों को मैनेज करता था। तो वही काम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का होता है कि हम वो एक पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जो कि उस पूरे डेटा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है कि वो क्लास को पूरे रिप्रेजेंट करता है, हमको सबको ले जाने की जरूरत नहीं है, हम पर्टिकुलर उस क्लास रिप्रेजेंटेटिव को ले जाएं और वो उस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा लोगों के सामने। तो वही काम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का भी होता है कि हम उस पूरे डेटा का एक सेंट्रल पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं जिसके अराउंड सारी वैल्यूज लाई करती हैं और वो उस डेटा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो दैट इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसीलिए नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। वो सेंटर का पॉइंट फाइंड आउट करना जिसके अराउंड सारी वैल्यूज क्या करें, टेंड करें, तो सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का मतलब होता है फैला हुआ होना। जो हमने ये सेंट्रल पॉइंट फाइंड आउट किया है उस सेंट्रल पॉइंट से बाकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया कि डेटा का मीन x बार कितना आ गया, 40। ठीक है, लेकिन बाकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमने कहा है 5 है, 9 है, 12 है, 13 है, 42 है, 13 है, 40 है एंड 62 है। ठीक है, ऐसे करके ऑब्जर्वेशंस हैं। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का मतलब हुआ डेविएशन, 5 माइनस 40 माइनस 35 का डेविएशन है, 9 ऑब्जर्वेशन का कितना डिफरेंस है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन और डेविएशन। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें सिर्फ हम ऑब्जर्वेशंस को यूज करते हैं। ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ऑब्जर्वेशंस मतलब x,
ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जर्वेशन के साथ में फ्रीक्वेंसी एफ, दो चीजें आ जाती हैं, एक्स और एफ। फिर कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल्स, दैट इज कॉल्ड CI, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, हम इन्हीं से हम पहचानते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा इंडिविजुअल सीरीज का है, डिस्क्रीट सीरीज का है या फिर कंटिन्यूअस सीरीज का है। तभी हम क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। जब तक कि हमको सीरीज की नॉलेज नहीं है तो हम फॉर्मूले हमेशा गलत लगाएंगे। स्टैट्स में क्या है, बेसिकली तुम्हें फॉर्मूले बहुत याद करने पड़ेंगे, और फॉर्मूले याद करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप एक टॉपिक पे एक फॉर्मूले पे को प्रैक्टिस करिए। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। हमें यहाँ पे हम एक वो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और अभी बता रहे हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम धीरे धीरे क्वेश्चंस पे आते जाएंगे। तो एक क्लास में जनरली एक या दो क्वेश्चंस हो पाते हैं, लेकिन अगर आप हमने जो एक या दो क्वेश्चंस कराए, आप उन्हीं दो क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप अदर क्वेश्चंस ले लीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है तो हमने जो दो क्वेश्चंस कराए हैं आप उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करिए। तो आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, और वो क्वेश्चंस कैसे हमें इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन करना है, उस पे हमको कैसे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, वो चीजें आने लगेंगी। तो जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हम उतना ही उस चीज में क्लियर होते जाएंगे और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, और वो हमारे लिए क्या होता जाएगा, इजी होता जाएगा। तो कभी भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा रहे हैं तो आप इंडिविजुअल सीरीज के डेली 5 क्वेश्चन लगाने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। आप अगर आधा घंटा दे देते हो 5 क्वेश्चन लगाने में तो आपका कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल सीरीज का क्लियर हो जाएगा। फिर हम जब डिस्क्रीट पे पढ़े तो डिस्क्रीट के भी हमने 5 क्वेश्चंस किए। 5 क्वेश्चन करने में मैक्सिमम हाफ एन आवर लगता है, उससे ज्यादा लगता नहीं है। ठीक है, तो आधा घंटा तुमको प्रैक्टिस करनी है डेली क्वेश्चंस की। जो भी चीजें हमने बताए हैं, जो भी हमने टर्म्स को डिस्कस किया है, उन टर्म्स को आप अपनी कॉपी में बाकायदा लिखते जाइए, क्योंकि ये चीजें आगे बहुत हेल्पफुल होंगी। जब हम क्वेश्चंस बोलेंगे तो उनमें वो टर्म्स आएंगे, तो हमें उनकी मीनिंग जब तक पता नहीं है तो हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वही चीज है, जब टर्म्स हमें क्लियर है तो हमें क्वेश्चन भी क्लियर होता जाएगा और हम क्वेश्चंस को परफॉर्म भी इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही थी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जर्वेशंस के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल्स और क्लास इंटरवल्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो ये हमारा पहचानने का तरीका है। 3 सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। फिर उन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने बात कही मीन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सभी लोगों ने पढ़ा होगा मीन, मीडियन, मोड होता क्या है और उसकी बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है। मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल, बेसिकली इसको हम एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, या हम ये कह सकते हैं मीन। मीन को हम हमेशा एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये एक जनरल डेफिनेशन या एक जनरल फॉर्मूला होता है मीन का। ठीक है, जिसमें हम मीन को ये बोलते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन जब सीरीज हमारी चेंज हो जाती है
अगर इंडिविजुअल सीरीज है तब तो हमारा एक जनरल फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर इसको हम सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहें तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय n, जहां पे समेशन क्या करेगा 1 से n तक लाई करेगा, मतलब x1 प्लस x2 अप टू xn तक जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को ऐड करेंगे और ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलता है, मीन मिलता है। एक सिंपल सा एग्जांपल, और 6 5 30 तो मीन कितना आ गया 9.5, तो दैट इज कॉल्ड मीन। और ये कैसा सीरीज थी, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन थे। जब ऑब्जर्वेशंस गिवन थे तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमने नंबर से सम को डिवाइड किया तो हमको एवरेज मिल गया, दैट इज कॉल्ड मीन, मीन एक्स बार। और ये हमारी सीरीज कौन सी थी, इंडिविजुअल। 15 4 60, तो x बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.4। दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मीन को कैलकुलेट करने का प्रोसेस ये होता है, डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा x और f गिवन होगा। जब x और f गिवन होगा तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम fx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। fx की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें दोनों का सम चाहिए, तो हमने दोनों का सम फाइंड आउट किया और डिवाइड कर दिया तो हमें मीन की वैल्यू मिल गई। तो ये डिस्क्रीट सीरीज का प्रोसेस हुआ। इससे पहले इंडिविजुअल सीरीज का प्रोसेस बताया था कि हम कैसे कैलकुलेट टू 6 3 एंड 2। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे हमको x को कैलकुलेट करना होता है, तो x इज द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो x को हम कैलकुलेट करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दिस इज कॉल्ड L1 लोअर लिमिट और दिस इज कॉल्ड L2 अपर लिमिट। ये लिमिट्स हैं, इनके बीच में हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। ये इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या हो गई 10 और इस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट क्या हो गई 20। तो अब हमको लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स पता है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 10। ठीक है, 0 प्लस 10 कितना हुआ 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। 30 डिवाइडेड बाय 2 15, 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 25, 30 प्लस 40 70, 70 डिवाइडेड बाय 2 35,
40 plus 50 divide 90 डिवाइडेड बाई 2 45। तो हमने मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। अब हमारी सीरीज काय में कन्वर्ट हो गई, डिस्क्रीट सीरीज में। x हो गया, f हो गया, देन हम fx को कैलकुलेट करेंगे। fx निकालेंगे, 4 5 20, 15 2 30, 6 into 25 150, 3 into 35 105, 45 into 2 90। अब x हो गया, fx हो गया, f हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, x bar is equal to summation fx upon summation f। ठीक है, समेशन fx इसका सम फाइंड आउट करेंगे एंड समेशन f इसका सम फाइंड आउट करेंगे। ऐड करेंगे तो 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 20 और 30 50, 50 और 150 200, 200 और 105 305, 305 और 90 395। वैल्यू पुट कर देंगे तो 395 डिवाइडेड बाई 17, डिवाइड कर देंगे तो x बार इज इक्वल टू 17 2 34, 34 बचा 5, 17 3 23 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड मीन ऑफ द कंटिन्यूअस सीरीज। तो तीनों सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, डिस्क्रीट में और कंटिन्यूअस में फॉर्मूला सेम होता है और इंडिविजुअल में फॉर्मूला डिफर करता है। तो आज हमने दो फॉर्मूले पे डिस्कशन किया। पहला x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n और दूसरा x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। हमने दो तीनों का प्रोसेस करके बताया, एक इंडिविजुअल का क्वेश्चन समझाया कि कैसे करते हैं, एक डिस्क्रीट का क्वेश्चन समझाया कि कैसे करते हैं और एक कंटिन्यूअस में हम कैसे करते हैं उस पे हमने डिस्कशन किया। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जितनी चीजें हमने बताई हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस करते हुए उन चीजों को रिवाइज करना, और अगर कोई भी डाउट्स है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर अभी भी कोई चीजें हैं जो हमने बताया है उस पे कोई डाउट्स है तो आप लोग क्वेश्चन या हैंड रेज कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स, अगर आपसे कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। प्रज्ञा पांडे जी ने हैंड रेज किया है। जितने भी अटेंडीज यहाँ पर हैंड रेज करेंगे हम उनको चैट के लिए बुलाएंगे, उनको म्यूट करेंगे and now they can ask question. Now Pragya Pandey, please unmute yourself and ask your query. मॉर्निंग मैम। बताएं। हेलो। आवाज आ रही है मैम? बताइए अपनी। हेलो हेलो। प्रज्ञा जी आपकी आवाज आ रही है, आप क्वेरी करें। मैम कंटिन्यू। ओके 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 सर, कंटिन्यूअस प्लीज मैम रिपीट अगेन प्लीज। कंटिन्यूअस रिपीट करें दोबारा से। आपकी क्वेरी यही है ना? क्वेरी दोबारा से रिपीट करें, कंटिन्यूअस सीरीज। ओके यस। ये कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज को पहचानने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी। हमने एक एग्जांपल लिया था कि क्लास इंटरवल्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50।
और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ये गिवन है। जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, जो क्लास बाउंड्रीज दैट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल लिमिट्स। ठीक है, जो पहला टर्म होता है दैट इज लोअर लिमिट, और जो बाद का टर्म होता है, नंबर होता है, दैट इज अपर लिमिट। वो क्या है? अपर लिमिट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है, क्लास इंटरवल्स हमको दिए हुए हैं। हमने फॉर्मूला बताया कि x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ होता है कंटिन्यूअस सीरीज में। हमको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी है, पर हमको x चाहिए, x नहीं गिवन है, तो x को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। x क्या होता है? मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो हम क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 10, तो इसका मिड टर्म क्या हो जाएगा? 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया? 10/2, वैल्यू आ गई 5, तो x कितना आ गया? 5। सिमिलरली हम सारे क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 15। 20 + 30, 50 हुआ, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25। 30 + 40 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 35, 40 + 50 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 45। हमको x मिल गया, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमको क्या कैलकुलेट करना है? fx। जब fx कैलकुलेट करना है तो हमने f को क्या किया? x के साथ मल्टीप्लाई किया। x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 कितना हुआ? 20, 2 × 15 30, 6 × 25 150, 3 × 35 105, 2 × 45 90। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है? fx के आगे समीशन। समीशन का हमने मतलब बताया था कि सम होता है, तो इसका सम सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे वैल्यू आई 395। f के नीचे भी आगे सम लगा हुआ है, तो हमने f की वैल्यूज को कैलकुलेट करी और वो कितना आया? 17। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, 395 डिवाइडेड बाई 17 डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा मीन हो जाएगा। इसमें सिर्फ हम इतना करते हैं कि हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होता है, तो हम क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू x फाइंड आउट करते हैं, फिर सारा प्रोसेस डिस्क्रीट की तरह ही होता है, क्योंकि x और f मिल गया तो कंटिन्यूअस किसमें चेंज हो गया? डिस्क्रीट में चेंज हो गया। जब डिस्क्रीट में चेंज हो गया, इसीलिए डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला ही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आई होप आप सभी की कोई क्वेरी सॉल्व हो चुकी है। कोई और क्वेरी? स्नेहलता का क्वेश्चन। स्नेहलता, अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेरी पूछें। स्नेहलता, कोई क्वेरी? आपने हैंड रेज किया था। नहीं। वंदना ने पूछा है कि मैम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को फिर से बता दीजिए। तो बचा क्या है? इस पूरी क्लास में तो वही बताया गया है। एक मिनट, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है उस पे अभी तुमको ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। हमने बस ये चीजें बताई कि स्टैट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किया, हमने बताया कि इसका मीन इतना आया है, तो हमने सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया। इन्फ्रेंशियल में हम क्या करते हैं? सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन को एनालाइज करते हैं, कि सैंपल को एनालाइज करके हम पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। जैसे क्या होता है कि
प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्शन होता है, तो हमने एक प्रोडक्ट देखा, उसकी क्वालिटी देखी और हमने बता दिया कि सारे प्रोडक्ट ठीक होंगे, उसकी क्वालिटी ठीक होगी, तो दैट इज कॉल्ड इन्फरेंशियल। फिर से रिपीट करें। आई थिंक आवाज आ गई होगी तो समझ में आ गया होगा। आई थिंक कुछ चीज़ें इन्फ्रेंशियल के बारे में मैम ने बताई आप लोगों को और सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी। आज की क्लास जो हम लोगों की थी वो स्टैट्स में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की थी और इसका वीडियो भी हम आपको शाम तक डाल देंगे। तो जो भी आप लोगों ने आज की क्लास की है उसका पूरा रिवीजन आपको शाम तक मिल जाएगा, ताकि कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप उस वीडियो को बार बार देखें और उसके बाद आपको जितना भी आज पढ़ाया गया है उसका एक आइडिया मिलता रहेगा। रोज रोज आपको एक एक क्लास मिलती रहेगी और उस क्लास में आप सभी को जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती रहेंगी। और एक चीज़ आप लोगों से बताया भी गया था कि जिस YouTube चैनल के थ्रू आप लोगों को सारी क्लासेस मिल रही हैं उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जो भी नई वीडियो है वो आपको तुरंत मिल जाए। वंस मोर शेयर द लिंक ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब का शेयर जो लिंक जो चैनल आपको मिलता है वो अंकिता मैम आपको जिस पे आपको इस जूम मीटिंग का लिंक मिलता है अंकिता मैम उस पर शेयर कर देंगे। फिर भी एक काम करते हैं कि जो कल का वीडियो था उसका लिंक हम डाल रहे हैं, उसी यूट्यूब लिंक के थ्रू आप उस पर जुड़ सकते हैं। 2 सेकंड वेट करें। ये कल की क्लास का यूट्यूब लिंक है, इसको आप लोग देख लीजिए। कल की क्लास चली थी जो इंग्लिश की थी और इसी के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे ही हम नया डालेंगे वीडियो आपको आपके लिंक पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। सो आई होप आज की क्लास आप लोगों की बहुत एंटरटेनमेंट वाली रही और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स की मिली। एक बात ध्यान रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा सा डरने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि पहले ही बताया गया है। सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये है क्या चीज़। जितने भी फॉर्मूले बताए गए, जितने भी आप लोगों को प्रैक्टिस कराई गई, उसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें अगली क्लास से स्टैट्स की ले के साथ में रखिएगा, कॉपी, पेन और कैलकुलेटर, तभी आप स्टैट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए कैलकुलेटर बहुत ज़रूरी है, छोटा कैलकुलेटर भी चलेगा फिलहाल के लिए। तो आज की क्लास के लिए वाइंड अप करते हैं और कल की क्लास सेम टाइम शुरू करते हैं। मिलते हैं कल सेम लिंक से 10:20 पे। धन्यवाद सभी का। थैंक यू। नाउ यू मे लीव द मीटिंग।